ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हेरा फेरी की। वो लगभग 20 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम हेरा फेरी था। उसका फिर एक सीक्वल आया और अभी कुछ दिनों पहले जिनकी फिल्मों में रुचि है, हेरा फेरी का एक और सीक्वल हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ये सुर्खियां बटोर रहे थे। परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। हेरा फेरी में क्या हेरा फेरी हुई, यह सवाल उठने लगा। पर आज जिस हेरा फेरी की बात कर रहा हूं वो इससे कहीं बड़ी है, कहीं ज्यादा गंभीर है और आपसे मुझसे उसका नाता है, देश से उसका नाता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत से उसका नाता है। चुनावी हेरा फेरी। और इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। दरअसल यह बन चुका सियासी तराना है। राहुल गांधी ने, कल मैंने आपको बताया था, कुछ सवाल उठाए, 7 महीने बाद फिर जागे। नवंबर में नतीजे आए थे महाराष्ट्र के और महाविकास अघाड़ी और महायुति, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई वहां पर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हेरा फेरी कीजिए, चुनाव आयुक्त खुद आप नियुक्त करते हैं, सरकार ने पूरा कब्जा ले लिया। वो 8% के करीब आंकड़ा कैसे उछल गया वोटर टर्नआउट का। 5 बजे कुछ और आंकड़ा बताया, उसके बाद आंकड़ा लगभग 7.25% बढ़ा हुआ मिला। वोटरों की तादाद में इतना इजाफा कैसे हो गया? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो क्यों नहीं दिए गए हमें? चुनाव आयोग ने भी टका सा जवाब दिया कि अरे 24 दिसंबर को सारी बातों का जवाब तो दे दिया था, अब और कितनी बार जवाब दें। राहुल गांधी ने कहा कि बिना हस्ताक्षर किए ही आप इस तरह की सफाई जो देते हैं ये बेईमानी है, आप मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का, पारदर्शिता कहां है? तो लड़ाई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच हो रही थी, लेकिन आज उसमें कूद पड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं थे, पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये लोगों को भरमा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। जब कन्विंस नहीं कर पा रहे, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते, चुनाव तो जीत ही नहीं पाते, तो लोगों को भरमा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा ये पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, बिहार में अपनी हार की जमीन तैयार कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 स्टेप थियोरी बताई कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हेरा फेरी की जा रही है। तो कांग्रेस की चुनावी हार का सिलसिला वो भी 5 स्टेप थियोरी में जेपी नड्डा समझा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ सवालों के जवाब दिए जाने जरूरी हैं या ये खामखा का झमेला है? क्योंकि यहां पर इशारा जो कर रहे हैं राहुल गांधी वो ये कि बिहार में भी होगा खेला, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। वो असम और तमिलनाडु को भी जोड़ रहे हैं, पर अभी हम बिहार पर ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, पारदर्शी ना हो, जिसे आपने वोट डाली है उसी को ही वोट ना जाए, या जिन लोगों के पास वो अख्तियार, वो हक ही नहीं होना चाहिए वोट डालने का, उनके नाम जोड़ दिए जाएं, तो ये बहुत अहम सवाल है। पर आप कर्नाटक जीत जाएं, आप तेलंगाना जीत जाएं, आप हिमाचल जीत जाएं, वहाँ की जीत यानी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कितना सही है, ये कितना जायज़ है, इसी को थोड़ा डिकोड करेंगे आज। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात होने वाली है हेरा फेरी की, और ये कोई फिल्मी बात नहीं है। ये देश की जमहूरियत से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से जुड़ी हुई बात है। और हेरा फेरी का ये जो महाराष्ट्र नामा 2 दिनों से सुर्खियां बटेर रहा है, इसकी तह तक जाना भी जरूरी हो गया है। कल हमने आपको बताया था राहुल गांधी ने सवाल उठाए, 7 महीने बाद सोकर फिर जागे राहुल गांधी आदतन,
जो एक शगल बन गया है, एक लेख लिखा और कहा जी हेरा फेरी की गई महाराष्ट्र चुनाव में, इसीलिए हम चुनाव हारे। और इसमें एक 5 स्टेप थ्योरी बताई राहुल गांधी ने। पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए कि अरे मैं भी हूं उस कमेटी में, ऐसा कानून बना दिया, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे। ये बताना भूल गए 26 कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं देश में, अभी तक 25 कांग्रेस ने ही अपने हिसाब से तय कर दिए थे। फिर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच जितनी तादाद वोटरों की बढ़ी, उससे ज्यादा बढ़ गई 5 महीने में। जून में चुनाव खत्म हुए, नवंबर में चुनाव हुए, विधानसभा के नतीजे आ गए महाराष्ट्र के। अब ये अहम सवाल है, ये यकायक इजाफा कैसे हो गया? और इसमें वोटर टर्नआउट का जो आंकड़ा है उसे भी जोड़ दिया राहुल गांधी ने कि 5 बजे तो हमें बताया गया 58.22% मतदान हुआ है, और फिर अगली सुबह 66.02% आंकड़ा बता दिया गया, यानी कि 7.83% की वृद्धि, इजाफा। 2019 में यह इजाफा सिर्फ 0.64% का था। अब चुनाव आयोग ने कहा भाई औसत आंकड़ा निकालिए हर घंटे का। 58 लाख लोग वोट दे रहे थे, आखिरी 2 घंटों में 116 लाख लोगों ने, 1,16,00,000 लोगों ने वोट डाले, तो पा फॉर कॉज। पर अब इसमें डिटेलिंग आती है, हर घंटे इतने ही डलते हैं। शुरू के 3-4 घंटे आपको इतने सालों से 3 दशक होने को आए, मैं खबरें बताता हूं या कोई भी बताता है तो पहले 3-4 घंटे अरे बहुत कम मतदान हुआ, 4% लोग आए, 5% आए, 7% आए। तो यहां ये आंकड़ा इतना आसान नहीं होता। और आखिरी 2 घंटों में कितने लोगों ने वोट दिए? कांग्रेस तो ये कह रही है अगर ये 76 लाख लोग 1 घंटे में वोट दे रहे थे तो मतदान तो रात के 1 बजे तक चलना चाहिए था। खैर, अभी लड़ाई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच चल रही है। फिर फर्जी मतदान हुआ, यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा 1 लाख पोलिंग बूथ हैं मोटे मोटे, 12,000 में 85 सीटों पर ही खेला किया। जहां पर बहुत बुरा प्रदर्शन था एनडीए का, वहीं पर यह सेंधमारी, वहीं पर यह हेरा फेरी की गई। और उसमें कामठी क्षेत्र का खास नाम लिया, विधानसभा क्षेत्र का, कि बीजेपी को यहां पर 1,19,000 वोट मिले थे लोकसभा में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और विधानसभा में 1,75,000 मिल गए, और इसमें 35,000 नए वोट थे, वो सारे बीजेपी के पास चले गए क्या? और सबूत छिपा रहे हैं जी, अब सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने नहीं दे रहे। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हाईकोर्ट चले जाइए, हाईकोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं। इसमें निजता का सवाल भी है, राइट टू प्राइवेसी। किसने वोट दिया इसकी पहचान उजागर क्यों की जाए? और हम आपको जो वोटर लिस्ट है वो तो आपको दे देते हैं, किसने दरअसल मतदान किया है ये हम क्यों बताएं आपको? इसमें भी निजता आड़े आ जाती है। पर ये कानून बाद में बदले गए हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद। अब दिलचस्प बात आती है, चुनाव आयोग ने खुलकर जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, और चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा, हस्ताक्षर नहीं थे, कि भाई 24 दिसंबर 2024 को आपको सारे तथ्य सामने रख दिए थे, आप खुद नहीं आए, हमने कांग्रेस को बताया। अब कांग्रेस के बाकी नेता आपको ही जानकारी नहीं दे रहे तो हम क्या करें? और 15 मई 2025 को सभी राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया था। फॉर्म 17C कांग्रेस एजेंटों को हमने दे दिया था, बाकी मतदान करने वालों की सूची हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो कन्विंस नहीं हैं। पर अब राहुल गांधी को कन्विंस करने के लिए और वकील की भूमिका में, चुनाव आयोग के वकील की भूमिका में आते दिखे देवेंद्र फडणवीस। सवाल चुनाव आयोग से हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक लेख लिख दिया और उसमें कहा जब लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, यानी कि समझा नहीं सकते, तो आप उन्हें कंफ्यूज करने लग जाते हैं। राहुल गांधी भ्रमित करते हैं।
यहां कहा 26 में से 25 आयुक्त तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किए जब कांग्रेस की सरकार थी। मतलब कुछ ऐसा कहते पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। 1998 से 2004 के बीच में वाजपेयी सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कोई नियुक्ति नहीं की चुनाव आयुक्त की, ना मुरारजी भाई सरकार ने की, वो सारे कांग्रेस के ही थे। खैर, अब वो ये कह रहे हैं कि 2004 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 5% वोटर बढ़े, 2009 में ये 4% बढ़े, इस बार भी 4.5-5% बढ़ गए, तो क्या हो गया? अब ये वोटर लिस्ट देवेंद्र फडणवीस ने तो तैयार नहीं की, ये तो चुनाव आयोग ने की। उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस यहां पर जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। कामठा विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की, राहुल गांधी उसको एक टेस्ट केस बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माधा में 18% वोटिंग बढ़ी और यहां पर शरद पवार गुट का उम्मीदवार जीत गया। वाणी में 13% वोटिंग बढ़ी, इजाफा था। आखिरी 2 घंटों की जो बात हो रही है, तो यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का यानी कि शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार जीत गया और श्रीरामपुर में 12% वोटिंग बढ़ी। इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। कि पिक एंड चूज हो रहा है, तो यहां पर यह भी पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या? और असल सवाल यहां पर यह कि ये 8% के करीब इजाफा कैसे हो जाता है। झारखंड में भी चुनाव हो रहे थे, झारखंड में 2% का डिफरेंस, पहले के डिफरेंस भी देखे जाएं, 8% का जंप क्या एक बहुत बड़ा जंप नहीं है? और अब इसमें कहानी दरअसल बिहार से भी जुड़ जाती है कि बिहार में भी खेला होगा, असम और तमिलनाडु भी इसमें है, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, या पहले से ही सरेंडर कर दिया? एक वो सरेंडर शब्द भी राजनीतिक विमर्श में आजकल आ गया है कि नरेंद्र का सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। जेपी नड्डा कह रहे हैं आपने पहले ही सरेंडर कर दिया बिहार चुनाव से पहले। तो इसमें दरअसल कहानी अब ये कि हकीकत सामने आएगी भी क्या, और जब जो हार जाए तो सवाल उठाने लगो। फेवरेट विपिंग बॉय बन गया है क्या चुनाव आयोग, और इसमें डेमोक्रेसी एट रिस्क। बीजेपी अब जो वकील बनी हुई है चुनाव आयोग की, यही बीजेपी, इनके सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक किताब की प्रस्तावना लिखते हैं, फॉरवर्ड लिखते हैं, डेमोक्रेसी एट रिस्क, प्रजातंत्र को खतरा, खतरे में प्रजातंत्र। कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, क्या हम अपने ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं? जीवीएल नरसिम्हा राव ने 2009 में बीजेपी की जब हार हुई लोकसभा चुनाव में, तब ये किताब लिखी थी, और प्रस्तावना में लिखा लालकृष्ण आडवाणी ने कि जर्मनी जैसे विकसित मुल्क में भी ईवीएम नहीं इस्तेमाल होते, 52 में से 40 राज्यों में, अमेरिका में भी नहीं होते, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो ये खामखा का झमेला है या कुछ खेला होता भी है? इसी पर आज का सीधा सवाल। ऐसे में सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, और हेरा फेरी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हेरा फेरी का महाराष्ट्रनामा, कितनी हकीकत कितना फसाना, और बिहार में होगा खेला या खामखा का झमेला। और खामखा का झमेला ना हो स्टूडियो में, इसलिए मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। वो हर कोई अपना आंकड़ा, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा, कहानी वहां पर सीमित हो जाती। तो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने न्योता दिया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विजय त्रिवेदी और राकेश शुक्ला, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरी सहयोगी एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद मेरे साथ हैं, दबंग दिबांग हैं, युवा हैं पर तजर्बा अच्छा खासा हो चुका है, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के आदेश रावल, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, वरिष्ठ हैं, इस पैनल में वरिष्ठतम हैं विनोद शर्मा, और साथ ही साथ आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो यहां पर
मेघा, शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। वो लड़ाई तो थी राहुल गांधी और चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, ये चुनाव आयोग के वकील की भूमिका में क्यों दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि सवाल ऐसा संदीप जी महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया था। ये पूरी लेख लिखी गई थी महाराष्ट्र के ऊपर। 15 अखबारों में आप ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई है। 15 अखबारों में आप ये लिखते हैं कि ईसीआई और महाराष्ट्र, ईसीआई और भारतीय जनता पार्टी के बीच की फिक्स मैच है। और फिर आप 5 अलग अलग सवाल उठाते हैं। तो जवाब कौन देगा? ईसीआई ने तो जवाब दिया ही, तो ईसीआई ने तो जवाब दिया ही, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र के ऊपर सवाल उठाए गए और जो पार्टी जीती उसके नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल जवाब तो वो देंगे ना संदीप जी। एक मिनट, ये जो आजकल नैरेटिव चल पड़ा है ना, महाराष्ट्र के बारे में सवाल है, महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र से नहीं पूछा गया है सवाल। ये सवाल एक मिनट कि महाराष्ट्र में क्या हुआ? अच्छा ठीक, आप पूछे। वो ऐसे जब आप कहती है ना महाराष्ट्र से सवाल पूछा गया, जैसे देश से सवाल पूछे। अरे भाई, सरकार से पूछ रहे हैं, देश से नहीं पूछ रहा। देश और सरकार अलग होती है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, पर वो महाराष्ट्र नहीं है। सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा गया, तो वो इतने विचलित क्यों हुए? मेरा सवाल आपको भी पता है कि राहुल गांधी यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संदीप जी, क्या है, आप ये बात मानेंगे? अच्छा, देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे, तो दोनों कर रहे हैं। तो एक ने किया, दूसरे ने जवाब दिया। ये तो जवाब देना तो बनता ही था। क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे संदीप जी कि ये जवाब आएगा? जैसे ही मैंने राहुल गांधी का लेख पढ़ा, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि जवाब आएगा और उसी तरीके से आएगा। आपने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा या 15 और अखबारों में लिखा, तो देवेंद्र फडणवीस भी वही लिखेंगे और एक एक करके सिलसिलेवार आपको जवाब देंगे और फैक्ट्स पे देंगे जो उन्होंने दिया। मैं अभी वही फैक्ट्स, एक सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए ना, होल्ड योर हॉर्सेस। फैक्ट्स पर जवाब दिया, वो फैक्ट्स क्या सिलेक्टिविज्म हो रही है कि तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा। अब 7.83% मतदान में इजाफा हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पिछली बार ये इजाफा 0.64% था 2019 में। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लोग भूल जाते हैं झारखंड का चुनाव भी 7-7 हुआ, वहां पर सिर्फ 2% का इजाफा था। तो यहां 8% का इजाफा क्या है? इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए। तो ये सवालों के जवाब दिए भी तो गए हैं ना। देखिए, अब राहुल गांधी का जब जो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा कि 5 साल के अंतराल में 31 लाख ही वोटर बढ़े और फिर 5 महीने में 41 लाख बढ़ गए। ठीक है, तो आप काउंट करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको पता चलेगा 72 लाख की हम बात कर रहे हैं लगभग 5 साल में। तो ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। आप देखिए ना, 2014 से 2019 के बीच में 63 लाख बढ़े हैं। 2009 से 2014 के बीच में 75 लाख बढ़े। इनफैक्ट एक करोड़ भी बच गए। इकोनॉमिक्स में ही ग्रेजुएशन और एमए किया, मैं थोड़े आंकड़े समझ लेता हूं। हाँ, 5 साल के आंकड़े और 5 महीने के आंकड़े दोनों को जोड़िए मत। हाँ, एक चलिए, आप नहीं भी जोड़ते संदीप। 5 साल में लोकसभा टू लोकसभा वो 5 साल अलग हो गए और लोकसभा टू विधानसभा 5 महीने हुए जी। इनको हम आंकेंगे ना जी। तो आपकी बात मानते हैं और आपके सवाल का जवाब देते हैं। उस सवाल का जवाब भी आया है और आंकड़ों के ही तर्ज पर आया है। वो ये जवाब जो 41 लाख लोगों के बारे में जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के, 5 लाख में कैसे जुड़ गए एक्स्ट्रा। अब उसका जवाब ये है कि भाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, उसमें से 26 लाख, 41 लाख में से 26 लाख ऐसे थे जो वोटिंग एज पर उस विधानसभा के समय पर आए। अब क्या किया जाए? अगर उनकी बर्थ ही ऐसी है तो क्या करेंगे संदीप जी कि उनका जन्म ही ऐसे समय पे हुआ कि वो विधानसभा, नवंबर विधानसभा 2024 में जब हुई है महाराष्ट्र में, तब वो वोटिंग एज के हुए। तो क्या करें उस बारे में बताइए। अब इसका जवाब तो उन्होंने दे रखा है, राहुल गांधी माने या ना माने। अच्छा, राहुल गांधी माने या ना माने, चुनाव आयोग बिना किसी हस्ताक्षर के वो जवाब देता है। यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के, तो वो कहते हैं 26 में से 25 तो कांग्रेस ने किए। खैर, वो आंकड़ा ठीक नहीं है, पर यहाँ पर नियुक्ति पर क्या सवाल नहीं होंगे? लोकसभा चुनाव पिछली बार जो हुए उससे ठीक पहले, चुनावी तारीखों के ऐलान से 1 हफ्ता पहले टू बी प्रिसाइज, हालत चुनाव आयोग की ये हो गई थी कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ 1 आयुक्त रह गए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। दूसरे आयुक्त गोयल साहब फॉर वट एवर रीजंस, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते लंबे समय तक, वो इस्तीफा दे देते हैं। अशोक लवासा ने किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है नेताओं ने, उस पर ऐतराज दर्ज कराए तो उन्हें चुनाव आयोग छोड़ना पड़ गया था, सिंगापुर में जाके नौकरी करनी पड़ी।
ये तो कुछ सवाल है ना, सिर्फ इनको ये कह देना आप मन मर्जी करते थे, हमने तो कानून बना दिया और ये जवाब हो गया। तो संदीप जी, ऐसा है कि पहली बात तो हम महाराष्ट्र चुनाव के बारे में, ये पूरा मुद्दा ही महाराष्ट्र चुनाव के बारे में है और उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। आप जिसका रेफरेंस कर रहे हैं वो सब पुरानी बातें हैं, 2024 के लोकसभा की बातें हैं और उसके पुरानी बातें हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शंस की बात करें, उसके पहले ऐसी कोई भी डेवलपमेंट पहली बात नहीं हुई थी। दूसरी बात, क्या आप ये नजरिए से भी देख सकते हैं, और ये बचाव मैं नहीं करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, संदीप जी, ये उनका काम है। ईसीआई जवाब दे, देवेंद्र फडणवीस जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, ये उनके लिए है। लेकिन नजरिया ये भी देखिए कि पहली बार एलओपी को लाया गया है उस 3 मेंबर टीम में, जो कि अब ही इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, उनकी भी आवाज है उसमें। अब आप कहेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो फिर मेरा क्या काम? भाई साहब, पहली बार आपको उसमें जगह मिली है। ऐसा पहले आपकी किसी सरकार ने तो ये डिसाइड नहीं किया था कि एलओपी को लाओ। विंडो ड्रेसिंग हो रही है ना। आप राहुल गांधी को लेकर तो आए ना इसमें, आप यू हैव गॉट राहुल गांधी हियर, वेदर ही इज हर्ड नॉट heard, whether he's overruled is a different matter, मगर उनकी आवाज है यहाँ चुनाव में। वो भी नाम रख सकते हैं, वो भी प्रस्ताव रख सकते हैं, वो भी हाँ ना कर सकते हैं। कानून में बदलाव क्यों हो जाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखाएंगे या वोटर लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि इसमें निजता की बात आ जाए, मतलब किसने वोट डाला है। ये कानून तो हरियाणा चुनाव के बाद बदले ना। तो संदीप जी, ये सवाल और जवाब ये तो प्योरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देने के हैं, ठीक है, कि वो क्या रिलीज कर सकते हैं, क्यों नहीं रिलीज कर सकते हैं, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। और प्राइवेसी की बात जैसे आपने खुद ही उठाई, उन्होंने इसका हवाला दिया है। दिस इज नॉट रियली फॉर मी टू आंसर। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया कि क्यों देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे, तो मुझे लगता है कि यहां तो किसी भी तरीके की, संदीप जी, कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए थी कि जवाब कहां से आने वाला है। वैसे ईसीआई ने देवेंद्र फडणवीस के पहले जवाब ईसीआई से आया है, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिस्पोंडेड टू राहुल गांधी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह लेख लिखा है। यहां पर विनोद शर्मा अब वकील वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये अपने आप तो सवालों के घेरे में है देवेंद्र फडणवीस, पर राहुल गांधी ये बिहार में भी होगा खेला, ये खामखा का झमेला तो नहीं कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल। अब वो कामठी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस यहां पर मादा की बात बता रहे हैं, 18% वोटिंग बढ़ी, यहां तो 8% नहीं, 7.83 नहीं, और यहां पर शरद पवार गुट को जीत मिली। वाणी में 13% वोटिंग बढ़ी, 5 बजे के बाद की फिगर बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती। श्रीरामपुर में कांग्रेस जीत गई, 12% वहां पर मतदान बढ़ा। देखिए संदीप, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप आपस में लड़ती रहेंगी, वाद विवाद करती रहेंगी, लेकिन इन द मिडल ऑफ दिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ रही हैं, और वो अनसाइंड धज्जियां उड़ रही हैं या राहुल गांधी की नजर में ही धज्जियां उड़ रही हैं, ये भी तो सवाल है ना विनोद। आप सर्वे करके देख लीजिए, पूरे समस्त भारत में आपको पता चल जाएगा कितनी क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आपने खुद ही प्रकरण बताया लवासा साहब का, उससे बड़ा कोई एक्सपोजर है क्या? देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी जब ये चिट लिख दिया इसने, राहुल गांधी ने, कि भाई ये साइंड आर्टिकल है उसका, और उसका जो रिबटल आया है वो साइंड रिबटल नहीं है, और सोर्स अब वो साइंड है या नहीं है वो जरूरी है या उसकी डिटेलिंग में जाना जरूरी हो जाता है विनोद, क्योंकि यहां पर देखिए, एक मिनट सुनिए ना प्लीज। अरे आप, और आपने तो चुनाव आयोग भी कवर किया है तो इस पर रोशनी डलनी चाहिए ना। ये खबर तो कल तक भी आ गई थी कि कांग्रेस को 24 दिसंबर 2024 को सारे तथ्य दिखाए चुनाव आयोग ने। अब चुनाव आयोग कह रहा है भाई आप तो थे नहीं, कांग्रेस के लोगों ने आपको नहीं दिखाए तो हम क्या करें। आगे वो क्या कह रहे हैं, 15 मई 2025 को सभी राष्ट्रीय दलों को हमने आप बुलाया, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं मिले। महाराष्ट्र में कांग्रेस एजेंटों को फॉर्म 17C हमने दे दिया, अब आप मिलान करना चाहें कर लें। तो इससे ज्यादा क्या करे चुनाव आयोग? इससे ज्यादा बहुत कुछ करे, क्योंकि जो उनका मैंडेट है वो है टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस, और ये नहीं कह सकते हमने कर दिया, इससे ज्यादा हमने। कर्नाटक जीत जाए, हिमाचल जीत जाए, तेलंगाना जीत जाए तो वो ठीक है, मीठा मीठा गप गप हो जाता है। जहां हार मिल जाए तो फिर आप सवाल उठाने लगते हैं। ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना राहुल गांधी से। अनर्गल सवाल है ये। क्यों?
दुनिया भर में आपको लोग कहते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। उसका क्या मतलब है कि भी चुनाव करवाते हैं इसलिए डेमोक्रेसी है, उसके आगे उसके पीछे मत पूछो। अगर बड़ा polite तरीका बीजेपी है जो बताने ताल का। नहीं, एक मिनट, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना विनोद जी। बीजेपी ताल ठोक रही थी 370 पार, अब की बार 370 पार, एनडीए 400 पार, बीजेपी की हवा निकली। ये विपक्षी कह रहा था ना 240 पर थम गया विजयी रथ, 32 सीटें कम बहुमत के आंकड़े से। तो अगर ऐसी मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं, मिली भगत है बीजेपी और ईसी की, तो बीजेपी 240 सीट ही लेती। देखिए ऐसा है, मुझे नहीं पता किसके साथ मिलके बीजेपी खेल रही है या किसके साथ मिलके ईसीआई खेल रहा है, या खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। मेरे लिए वरी का माय पॉइंट ऑफ वरी क्या कि एक ऐसी तंजीम जिसका काम इस देश में इलेक्शन की प्योरिटी सुनिश्चित करना है, उसके कॉन्डक्ट पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और अगर कोई साइंड आर्टिकल छपा है बाय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और आपको याद करवाता चलूं कि अपने एक भाषण में भी राहुल गांधी ने बड़ी तफसील से ये आरोप दोहराए थे पार्लियामेंट के भीतर, लेकिन वो अलग बात है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी की याचिका है उसको तब्दील कर देते हैं इनटू अ रिट पिटीशन। आप उसको एज ए याचिका समझ के इसको इन्वेस्टिगेट करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं, आपने मेरी बात पर पूरा गौर नहीं किया। 24 तारीख को समझा दिया दिसंबर को, फिर 15 जून को बाकी सभी पार्टियों को बुलाया, कांग्रेस जाती नहीं है। अब अलग से कांग्रेस को बंद कमरे में समझाएगा क्या चुनाव आयोग? ये चाह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग 20 बार समझाएगा। प्रमुख विपक्षी दल है जिसने पॉइंट्स रेज किए हैं, आप भले ही उसको ना माने, हम तो मानते हैं। देखिए इस देश में डेमोक्रेसी सत्तारूढ़ दल चलाता है और विपक्ष चलाता है, और ये विपक्ष भी इस पे कई सवाल उठा चुका है, सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं उठाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे चिंता इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो अनअफेक्टेड होनी चाहिए। नहीं, वहां पर मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं विनोद। देखिए, जब वॉचडॉग है, निष्पक्षता की मिसाल दी जाती थी, ताल ठोकी जाती थी चुनाव आयोग की दुनिया भर में। अरे भाई, 140 करोड़ लोगों का देश है, 96 करोड़ वोटर्स, इट्स अ माइंड बॉगलिंग फिगर। तो उसमें सवाल अगर उठाए जा रहे हैं तो सवालों के सही जवाब मिल पा रहे हैं क्या दिमाग? ये दरअसल सबसे अहम मुद्दा है, मूल ये है आज के विमर्श का। देखिए संदीप, एक बड़ी बात अगर आप देखें तो ये एक ऐसी बात है कि लोकतंत्र में है, उसमें वाद विवाद, सवाल पूछना ये बहुत ज़रूरी अंश है। इसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी रहीं। ये जो वोट गिनना, विजेता घोषित करना, ये लोक डेमोक्रेसी में बाद में आया, ये ग्रीस की देन है। और पिछली बार भी जो मैंने कहा, उसके बाद लोगों ने कहा आप राहुल गांधी की हमेशा बहुत तीखी आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो लेख लिखा, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि यहां पहली बार, जो पार्लियामेंट में भी नहीं होता, उन्होंने आंकड़े देकर एक के बाद एक सिलसिलेवार अपनी बात कही है। डिटेलिंग मुझको हर चीज की बहुत पसंद है। डिटेलिंग भी, आपने कहा कि 1 लाख बूथ्स हैं, उसमें 12,000 में ही बढ़ाए उन्होंने वोटरों की संख्या। मतलब और ये साइंटिफिक रिगिंग का इशारा कर रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार उतना अच्छा नहीं था। जी, साइंटिफिक रिगिंग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं तो कि पूरी दाल तो काली नहीं है, कुछ हिस्से उसके काले किए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं और आंकड़ा दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग को सामने आकर उनसे नहीं, इसमें भी तो तस्वीर है ना, इसमें भी एक चुनाव आयोग और पहलू है कि ये बचकाना है। नहीं, कामठा का उदाहरण दे रहे हैं राहुल गांधी लगातार, वो पिछले 7 महीने से दे रहे हैं। अब दिलचस्प बात क्या हुई है, कामठा के उदाहरण को, उस आंकड़े को ईसी ने खारिज नहीं किया है कहीं भी, जहां तक मेरी जानकारी है, और वो और मेरी जानकारी को मुकम्मल भी कर सकते हैं, ये खुला न्योता है। पर अब उसके बरक्स 3 उदाहरण और दिए जा रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं कि माधा में 18% वोटिंग बढ़ी,
13% वाणी में, श्री रामपुर में 12%, और ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। ये तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए था ना पहले ही दिन। ये अब देवेंद्र फडणवीस क्यों बता रहे हैं? ये थोड़ा सा मेरा इसमें पत्रकारिता वाला वो दिमाग थोड़ा सा खटका। देखिए, देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट है, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव आयोग ही जवाब देगा। जो जवाब देना चाहे दे, आपको छूट है, आपको आजादी है अपनी बात कहने की। नहीं, अब इसका अब कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है ना। आप उदाहरण आधार पर बात कीजिए। नहीं, अगर आप कामठा का उदाहरण देते हैं, अगर बीजेपी अब 3 उदाहरण और दे रही है, तो इसकी तफसील में, इसके जवाब में कांग्रेस को भी सामने आना पड़ेगा ना। ये नहीं तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा और हम बीच में फंसकर रह जाएं। मैं बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर बीजेपी ऐसा उदाहरण दे रही है तो अच्छी बात है, उस पर भी बात होनी चाहिए। फिर यह देखा जाना चाहिए कि क्या ये 3 ही हैं और बाकी सब एक तरफ गए, ये देखा जाना चाहिए। ये विस्तार की और बात 85 विधानसभा सीटों की वहां पर कि 12,000 पोलिंग बूथों में ही 31 हेरा फेरी हुई, फिर तो इसकी पोल खोल होनी चाहिए ना। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। से लेके बैठेंगे, बात करेंगे, तभी ये बात होगी। आप अगर सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं ये तो बेकार की बातें हैं, हमने इसका जवाब दे दिया, नहीं, आपने जवाब दे दिया, आप फिर दीजिए। उन्होंने फिर सवाल पूछा, फिर दीजिए। नहीं, यहां पर हमारे दर्शक हैं आदित्य कुमार धीमान, ये हमारे दर्शक सवाल लीजिए वापस। आदित्य कुमार धीमान का सवाल लीजिए। ये यहां पर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का भी, एक सेकंड दिबांग इस पर, क्योंकि हमने काफी चर्चा की थी। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ हुआ उससे चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम हुआ है। उसको भी, वो सारे आरोप भी खारिज करने की पूरी तैयारी हो रही थी, उस पर पर्दादारी हो रही थी लगातार। और एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल में ये लगातार सवाल पूछे थे और उसमें खुलासा हुआ कि हाँ भाई गड़बड़ झाला कर रहे थे वो अनिल मसीह। बिल्कुल, और उस दिन मैं वहां पर मौजूद था, आपके पास वीडियो था, वीडियो से वो चीज साफ होती है। सबसे पहले वीडियो हमने दिखाया था। में भी आप वीडियो को करीब से देखेंगे तब बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल, आपने वीडियो दिखाया था, उसको आप करीब से देखेंगे तो वो साफ हो जाती है। आप ये बताइए कि 31 लाख 5 साल में बढ़े, 5 महीने में 41 लाख हो गए। अचानक क्या वो 5 महीने थे जिसमें नहीं, पर इसमें एक आंकड़ा मैं यहां पर बता दूं, सवाल पैदा ये देवेंद्र फडणवीस का आंकड़ा नहीं दिबांग, 2009 में भी इसी तरह से 2004 से 2009 के लोकसभा चुनाव के बीच में जितनी वृद्धि हुई थी वोटर लिस्ट में, उससे ज्यादा वृद्धि हो गई थी 5 महीने में, उस वक्त भी। मैं ये कह रहा हूं कि जो देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव दर चुनाव दे रहे हैं। यहां बात नहीं, मैं देवेंद्र फडणवीस का आंकड़ा कोट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च आपको बता रहा हूं। जवाब देना चाहते हैं तो आपको वो जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको जवाब देना चाहिए तो वो देना चाहिए जिसका मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मैं आपको राहुल गांधी आपको आंकड़ा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में, आप आंकड़ा दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के बीच में। जो उन्होंने पूछा, देखिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, इन्होंने पहली बार विस्तार से सवाल पूछे, ये तो सोते रहते थे, पहली बार कुछ अच्छा काम करते दिखे। अब विपक्ष को, जो इनका जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष को विस्तार से जवाब देने चाहिए, चुनाव आयोग को विस्तार से जवाब देने चाहिए, एक पॉइंट का जवाब देना चाहिए। और ये जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, वही मैं उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग ने कहा आपको सीसीटीवी हम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें निजता पर आघात होगा, राइट टू प्राइवेसी का मामला है। आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज तो चले जाइए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी? इसमें हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप ये लीजिए, उसके बाद जो उल्लेख है उसमें आप देखिए, हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद ये कानून बदला। और क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप एआई से इसको बदल देंगे। एआई से क्या बदल देंगे? अगर एआई का इस्तेमाल करना है तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वोटर, वहां वोटर का होना एआई से जरूरत नहीं है। मैं किसी भी वोटर को पोलिंग बूथ के सामने एआई से दिखा सकता हूं। बिल्कुल, जो जवाब, जो कारण बताया गया आप उसकी, मैं कह रहा हूं कि अब समय है विस्तार का, डिटेलिंग का। अगर आप डिटेलिंग में तो जाना ही चाहिए। अगर उन्होंने बताई देश की सबसे बड़ी ये संस्था है, ये हमारी नींव है, उस पर सवाल उठ रहे हैं तो खुलकर जवाब देने में ये शूट एंड स्कूट, कवर फायर,
भाई इसी की कवर फायर दे रहे हैं ना देवेंद्र फडणवीस, विजय। यहां कवर फायर का दौर करने की जरूरत है क्या? नहीं, देवेंद्र फडणवीस को मैं कवर फायर नहीं कहता। देवेंद्र फडणवीस के पास अधिकार है कि वो भी अपनी बात कहें। वो ठीक है, मैं उसको इलेक्शन नहीं कर रहा हूं, नहीं, पर सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जवाब दे रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं दे रहे ना, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक जैसे आज हम बहस कर रहे हैं, तो हम किसकी बहस कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस का कवर फायर है या राहुल गांधी का कवर फायर है? हम किसी का नहीं है, हम अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे देवेंद्र फडणवीस ने की। देवेंद्र फडणवीस हमारी और देवेंद्र फडणवीस की मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि वो महाराष्ट्र नामा, जहां पर हेरा फेरी के महाराष्ट्र नामा का जिक्र हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री हैं। वो इसलिए भी जरूरी है उनका जवाब देना, क्योंकि उससे उनकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई ये फर्जी चुनाव जीतकर तो मुख्यमंत्री नहीं बने ना। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं एक तो इलेक्शन कमीशन की आंकड़े दे रहे हैं, वो चुनाव आयोग ही दे देता, बात ही। हाँ, वही बात, वहीं पर मैं आ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की सवाल तो ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र का भी नहीं है ना, ये सवाल है इलेक्शन कमीशन। एग्जैक्टली। तो इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर सवाल है, तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि पिछली बार जवाब दे दिया था। जितनी बार सवाल पूछा जाए, आप क्लास में रहते हैं तो बार बार आप सवाल पूछते हैं, बार बार जवाब देंगे। हाँ भाई, मैं बुद्धू तो हूं, हर बार मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूं, हर बार जवाब दीजिए। और उसमें दिक्कत क्या है? यदि आपके फैक्ट्स फिगर सेम हैं तो उसमें कोई बात। अब दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि आपने कहा कि फडणवीस फैक्ट्स फिगर्स में देखिए, ये ना कोई भी चीज की क्रोनोलॉजी हमें समझनी है। आइसोलेशन में हम पूरी बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये जो वोटर टर्नआउट है, इसका एक अतीत भी है और ज्यादा पुराना नहीं। लोकसभा चुनाव हम सब यहीं बैठकर चर्चा करते थे। 5-5, 7-7, 11 दिन बाद भी आंकड़े आए हैं। आखिर वो बड़े हैं। आखिरी आंकड़ा पहले, दूसरे, तीसरे चरण के तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो ये तो सवाल थे ना, और वही सवाल तो आप पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। झारखंड में 2% हुआ ना, सिर्फ फाइनल फिगर में फर्क। यहां 8% का फर्क है। इट्स नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके लिए भी एक लीगल आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप चले जाते हैं और उस पर काम कर देते। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जैसे फडणवीस कर देना, रबिश करने की तो बात ही नहीं है, रबिश किया ही नहीं, बिना हस्ताक्षर के आप एक नोट जारी कर दें। एलओपी, देश का एलओपी अगर सवाल कर रहा है, उनकी बात का सवाल का जवाब देना ही चाहिए आपको, है ना। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, आपने कहा कामठे का जिक्र किया, फिर फडणवीस साहब ने 3 सीटों का जिक्र किया। अब इसको समझिए कि वोटर बढ़ते कैसे हैं, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। वोटर नॉर्मली जो हिंदुस्तान की प्रक्रिया ना, इतने आलसी है कि वो खुद वोट ही नहीं बनवाते अपना। जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने वोटर को, जो नहीं है उनके वोटर, जिनका वोट नहीं बना, उन सबके वोट वो बनवाकर लेकर आती है। तो जिन 3 विधानसभाओं का जिक्र कर रहे हैं आप, वहां पर उन पार्टी के जो लीडर्स होंगे, लोकल लीडर्स होंगे, उन्होंने वो वोट बढ़वाए और उसका नतीजा हुआ कि वहां पर वो सीट, सुन लीजिए एक सेकंड, उसमें वो 3 सीटें उन लोगों ने जीत ली। तो ये तो और प्रूव कर रही है कि भाई वहां पर आपने, भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर बढ़वाए जो राहुल गांधी कह रहे हैं। समझ रहे बात? कि जो 3 सीटों का जिक्र फडणवीस साहब ने किया है, वहां जिस पार्टी ने, चाहे वो उद्धव की पार्टी हो, शरद पवार, उनके लोकल लीडर्स ने बढ़वाए और उसका नतीजा क्या हुआ कि चुनाव का नतीजा बदल गया। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का भी तो वही हुआ ना कि उन्होंने जो वोट, एक और बात यहां पर, चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 1,03,727 बूथ लेवल एजेंट थे और कांग्रेस के 27,099 थे। इन सभी को जो वोटर लिस्ट थी उसकी कॉपी तो दी गई। हाँ, वो ठीक है ना, लेकिन उससे नहीं पता पड़ता ना। देखिए, एक और बहस हुई अभी, आपने जिस पर बहस नहीं की कि इलेक्शन कमीशन के एक रूल्स में है कि जब आपको कंप्लेंट होती है तो आप 24 घंटे के भीतर बता दे। लेकिन जब पार्टी को ही या किसी को भी ये बाद में पता चला कि भाई गड़बड़ कब हुई है, तो उसके बाद आप शिकायत करेंगे। नहीं, वो तो बहुत सी चीजों के तो आज तक पता ही नहीं कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। विनोद तावड़े पैसे लेते हुए पाए गए, बड़ी खबर बनी थी, क्या हुआ उसमें आज तक हमें पता नहीं। अशोक लवासा का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बड़े बड़े नेताओं पर क्या कार्रवाई की, और उसमें डिसेंट नोट अशोक लवासा ने लिखा था, उनको छोड़ के जाना पड़ गया चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन के क्रेडेंशियल्स पर हमने बहुत चर्चा की है कि जब वो हेट स्पीच पर देंगे संदीप जी भाषण और नोटिस विजय त्रिवेदी को देंगे, हाँ, तो वो तो अलग है। नहीं, नेता का तो वो नोटिस दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा को, और हेट स्पीच हो रही थी, आरोप लग रहे थे किसी और पर। उसका हुआ क्या? क्या चलिए उसका कोई हुआ, एक्शन हुआ है? तो वो मुद्दा है। और मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी हमारी तभी मजबूत है जब हर सवाल का जवाब दिया जाए। नहीं, पर हर सवाल का बार-बार नहीं होने चाहिए ना कि वो चर्चा में चुरा लिया इनका आइडिया राकेश भाई का। हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, ये कहने वाले थे
मैं पहले ही कह रहा हूं कि जैसे एंकर कहते हैं ना कि वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो राहुल गांधी भी ऐसा ही करते हैं। ये जो इनकी एक्टिविज्म चलती है कि थोड़े सक्रिय हुए थे नवंबर दिसंबर में, तो इससे उनके हेरा आरोप फेरी को कमजोर लेके तो फिर नहीं बोले कि अब वक्त है एक ब्रेक का, नए साल में मिलेंगे। ठीक है, अब नए साल में मिल रहे हैं। ये तो राहुल गांधी उसका भुगत रहे ना कि वो ब्रेक के बाद मिलते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उनसे उस सवाल की ताकत या जो गहराई है या गंभीरता वो खत्म थोड़ी होती है। सवालों की ताकत और गंभीरता नहीं खत्म होती आदेश, लेकिन भाई 15 मई को सभी राष्ट्रीय दलों को अगर चुनाव आयोग बुलाता है, कांग्रेस नहीं जाती। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस गई थी, सारे तथ्य सामने पेश किए गए, उसमें राहुल वहां नहीं थे। चुनाव आयोग तो राहुल से कह रहा है भाई अपने नेताओं से पूछो, हमने सब कुछ बता दिया था उन्हें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल है नेता प्रतिपक्ष का, ये ईवीएम के ऊपर नहीं है। उनका ये सवाल है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी हारी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई ऐसा सवाल खड़ा नहीं किया जहाँ ये कहा हो कि वोटर परसेंटेज बढ़ गया या वोटर बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने जो लेख लिखा है, ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे लगता है फरवरी में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में, जहां उन्होंने तमाम ये सवाल पूछे थे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेबरेट करके ये लेख लिखा गया है। तो तमाम चीजें क्यों कर देते हैं, इतना समय क्यों ले लेते हैं? फरवरी से वो जून में फिर याद आता है। इसमें थोड़ी टाइमिंग की दिक्कत नहीं है क्या आदेश? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो भी जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने ये तय किया कि हमारे कुछ सिलेक्टिव नेता को ये असाइनमेंट दिया गया कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट के जरिए जो ऑर्डर आया उसके बाद इन्होंने ये मांग की कि आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज या वोटर लिस्ट फोटो के साथ हमें साझा कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इस प्रक्रिया में समय लगा कि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आप हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट के बाद आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपके 1 तारीख में आपको सब फैसला हाई कोर्ट दे देगा, तो उस प्रक्रिया में समय लगा। उसके बाद जब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो इसमें दो नई बातें हैं कि जो हाई कोर्ट ने कहा उसका भी जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए समय लगा। और इसलिए अब ये लेख लिखा गया है जिसमें राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये लगभग 8% का वोट शेयर कैसे बढ़ गया, ये वोटों की संख्या कैसे बढ़ गई, और ये कैसे संभव है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 3 गुना 4 गुना 3 महीने में बढ़ सकते हैं। 2009 में भी हुआ, कामठी विधानसभा क्षेत्र, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं 1 सेकंड, मैं जा रहा हूं ना, कामठी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड आदेश, तो माधावाणी और श्रीरामपुर का उदाहरण दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अब ये सही है या नहीं? कांग्रेस को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना? मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा इसको इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो आपने कल जवाब दिया है, जो कांग्रेस पार्टी को भेजा, राहुल गांधी को भेजा, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इस देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत इसके कि हम राहुल गांधी या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, क्योंकि इस देश का भरोसा है इलेक्शन कमीशन, लोगों को भरोसा है कि ये जो संस्थान है ये इस देश में फेयर चुनाव कराएगी। तो मुझे लगता है कि उसको रिस्टोर करने के लिए आप देखिए कि 40% वोट शेयर है बीजेपी का, 60% लोगों ने विपक्ष को वोट दिया है, तो कम से कम उनको भरोसा दिलाने के लिए आप ये इस बात को पुख्ता कीजिए, चाहे आपको जितने मर्जी जवाब देने पड़े, कि आपके ऊपर जो सवाल उठे हैं ना उसके सेटिस्फैक्टरी जवाब दीजिए। तब जाके मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो पाएगी, क्योंकि आज भी लोगों के मन में शंका है। और मैं आपसे 1 मिनट और लूंगा, राहुल गांधी जो बार बार ये बात कह रहे हैं ना, बेसिकली वो ये परसेप्शन और एक नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं जनता के बीच में, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए ये जो है ना, ये जो जीत है, ये बीजेपी जो है ये इस तरीके से भी जीत सकती है चुनाव आयोग की हेल्प से। तो अगर आप मान लीजिए कि 10 लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उत्पन्न होता है, तो आपके इलेक्शन कमीशन के प्रति सवाल उठता है, ये सवाल तो उत्पन्न होगा 10 लोगों में, बाकी लोगों में राकेश का सवाल ये नहीं होगा भेड़िया आया कर रहे हैं, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, अभी से ही सरेंडर कर दिया, नरेंद्र के सरेंडर का बात कर रहे थे, यहाँ पर ये चुनावी बवंडर के बीच खुद सरेंडर कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, दरअसल हम सब लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है ना वो सीता जी की तरह अग्नि परीक्षा दे, नहीं चाहिए, लेकिन हम त्रेता युग में नहीं है, वो त्रेता युग में हुआ था। चुनाव आयोग अब अपनी सुविधा से चल रहा है, क्योंकि उसको, हाँ, क्योंकि उसको देश की सुविधा से नहीं, उसको अपना बैकिंग है ना उसके पास। दूसरा, जो अभी तक मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमें लोकतंत्र कमजोर होने की सारी खामियां दिखाई देती हैं, और जब हम वही पार्टी जो जिसको लगता है कि लोकतंत्र कमजोर है, वही पार्टी जब सत्ता पक्ष में होती है
तो उसी लोकतंत्र के खंभे को हिला हिला के फैसले करती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी जी का जो अभी आपने कहा ना, वो सच्चाई है कि राहुल गांधी जी कभी एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। अमेरिका से शुरू किए वो ये इस मुद्दे को। महाराष्ट्र चुनाव हारे, अमेरिका गए तो वहाँ के विद्यार्थियों के साथ उन्होंने चर्चा शुरू की कि भाई साहब महाराष्ट्र में तो बड़ी गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र के मुद्दे को अमेरिका से उठाने के बाद वो भारत आए और भारत में आके फिर उन्होंने दूसरे मुद्दे को उठा लिया। अब वो अप्रैल के बाद जून में इस मुद्दे को लिए हैं और फिर अब वो जाएंगे सितंबर में। आप देखेगा इस बीच में उनके पास फिर कुछ मुद्दे आ जाएंगे। हो सकता है कि फिर सिंदूर का मामला आ जाए। तो सवाल इस बात का है कि क्या आप शिफ्टिंग फोकस हाँ, दिक्कत है नहीं, क्या आप किसी एक मुद्दे पे टिक सकते हैं और उसका पूरी पोल खोल करिए या उसको उसकी परिणति तक, उसके अंजाम तक पहुंचाइए, या पार्क में लगे फिसल पट्टी में ही चलते रहेंगे। भाई पार्क में फिसल पट्टी होती, बच्चे जाते हैं, चढ़ते हैं, फिसल के नीचे जाते हैं, फिर ऊपर गए, फिर फिसल के नीचे गए। तो राहुल गांधी जी को यदि राजनीति करनी है तो उनको टिकना पड़ेगा, और जब वो टिकेंगे तब सच्चाई के साथ जवाब ले पाएंगे। और चुनाव आयोग को लेकर तो संदीप भाई हम लोग इतनी चर्चा कर चुके हैं, ये सच्चाई है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से ईवीएम को बाहर रख के और सारी चीज़ों को स्पष्ट किया, उसी तरह से जो मतदान को लेके उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, हम लोग चर्चा किए कि इतनी देर के बाद वो क्यों दिया गया, इतना समय क्यों लगा। ज्यादा गंभीर तो लोकसभा चुनाव के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे दौर में 5-5 दिन, 7-7 दिन बाद आप फाइनल फिगर दे रहे हैं, जबकि आज हम और उसकी आज तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाई है। जबकि आज हम तकनीकी रूप से इतने परिपक्व हैं कि हमारे पास किसी भी पोलिंग से आंकड़ा आने में मुझे लगता है मिनट लगेंगे, सेकंड लगेंगे, और उसके बाद वो जिला कार्यालय में जाएगा, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से सेंटर में आ जाएगा। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी मान लीजिए आंकड़ा आने में समय लगा तो 24 घंटे या 48 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसका 10 दिन नहीं लग सकता। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे। पर इसमें एक और प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। राहुल गांधी क्या ये इसमें अलग थलग भी पड़ रहे हैं? जो ये मिलते हैं ब्रेक के बाद वाली राजनीति जो कर रहे हैं, पूरा समर्थन विपक्षी खेमे का नहीं मिलता है। भाई चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो साथ में उद्धव ठाकरे, दाएं उद्धव हो, बाएं शरद पवार हो, आप बोल रहे हो, सड़क पर आप उतर रहे हो, एक पूरा गांव उतरने को तैयार था वहां पर कि हम अपने हिसाब से वोटिंग कराएंगे, यहां पर कोई गड़बड़ झाला हुआ है। वो काम राहुल गांधी करने में नाकाम हो रहे हैं क्या? वो तो जो इंडिया गठबंधन की एका होनी चाहिए वो एका नहीं दिख रही है, अगर हेरा फेरी हुई है तो। देखिए, इंडिया गठबंधन का तो वहीं पे दिखाई दिया था कि वो टूट गया है जब पार्लियामेंट में ये प्रदर्शन दिया गया कि राहुल गांधी जी समूचे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं। तब आप देखिए पिछले सत्र में आपके अखिलेश जी एक अलग मुद्दा लेके आ गए थे, दूसरी पार्टियां अलग मुद्दा लेके आई थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया बहुत अच्छा है कि इसमें उद्धव जी के आने से ज्यादा जरूरी तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए। एग्जैक्टली। कि यदि बिहार में चुनाव होना है और यदि राहुल गांधी कह रहे कि वहां भी खेला हो सकता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी को कदम ताल मिला के चलना चाहिए। लेकिन इशारा तो असम और तमिलनाडु का भी कर रहे हैं, लेकिन डीएमके भी तो नहीं आ रही। स्टालिन भी है ना। कारण ये है कि डीएमके को भी इनको ज्यादा सीट देनी पड़ेगी यदि कदम ताल मिलाएंगे, तेजस्वी को भी ज्यादा सीट देनी पड़ेगी यदि कदम ताल मिलाएंगे। तो जो सहयोगी दल हैं वो इनके साथ आने से परहेज सवाल कर रहे हैं। देखिए आ गया है, ये चर्चा को और थोड़ा व्यापक कर रहा है। गौतम यादव है सिवानवासी, वो कह रहे हैं एक राज्य के सवाल पर इतने सवाल, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए तो क्या होगा? तब तो वो भी तो तैयारी चल रही है अभी। बहुत बहुत उचित सवाल है ये कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की तो कमर टूट जाएगी, क्योंकि एक देश एक चुनाव कराना आसान नहीं होता। तो कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देना ना, महाराष्ट्र में देना ना राष्ट्र में देना। नहीं, लेकिन ये बताइए ना, एक देश एक चुनाव में सारी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग पे होगी ना, और चुनाव आयोग को तो एक एक बिंदु का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, भारत का चुनाव आयोग बड़ा दिलचस्प है, उसको लगता है कि हाथी अपने चाल चले बाकी अपना भोगते रहें। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग उसी पद्धति पे चल रहा है, इसलिए कोई कुछ भी सवाल उठाए वो जवाब देने सामने नहीं आ रहा। जैसा आपने कहा सही है कि वो बिना हस्ताक्षर के एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। कितनी बार जवाब देगा? 24 दिसंबर को दिया है और उसके बाद 15 तारीख को भी नहीं, जवाब मई को तो जवाब तो बार बार वो ईवीएम पे भी दे रहा था। फिर बाहर प्रदर्शनी क्यों लगाई ईवीएम का, और सबको न्योता दिया कि आप आइए और ईवीएम की जांच करिए और इसको फर्जी साबित करिए कि हैक हो सकती है। उसी तरह से चुनाव आयोग बुलाए सबको और बुला के कहे कि आप बताइए कैसे आंकड़ा में हेरी फेरी हुई है।
भाई कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, यदि तो निष्पक्षता ये की कब बात तक हो रही चलेगा है। खेला, या ये खामा का झमेला है? संदीप मेघा, जी, मुझे तो सच में नहीं समझ में आता है कि कितनी बार एक साथ आप सवाल उठाएंगे। मेघा, हाँ। आशुतोष भी जुड़ गए हैं। पीसीआर ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि आशुतोष भी जुड़ गए हैं और वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आशुतोष, सवाल आपसे ही है, अब ये चुनावी खेला हो रहा है या ये खामखा का झमेला हो रहा है? नहीं संदीप, इस देश के अंदर एक फैशन हो गया है कि अगर कोई सवाल विपक्ष का पूछे तो सवाल उस विपक्ष के नेता से ही पूछ लो और जो असली सवाल है उसको कहीं गुम कर दो। ये जो फैशन है इस देश के अंदर, मुझे लगता है ये दरअसल वाकई में देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और मैं आपका ध्यान दिला दूं कि 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी और 30 दिसंबर 1923 को 2023 को सारे विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा था कि मुझे आपसे टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष को टाइम देना उचित नहीं समझा। यह है चरित्र इस देश के इलेक्शन कमीशन का कि वो विपक्ष के 9 पार्टियों के किसी भी पिटीशन का जवाब देना। 15 मई को इसी साल अगर चुनाव आयोग सभी विपक्षी दलों को बुलाता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाता है, कांग्रेस क्यों नहीं जाती? नहीं, वो देखिए, वो प्रश्न जो आपने पूछा तो इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता कि जब 9 राजनीतिक पार्टियों ने उससे टाइम मांगा था? क्या वो लाट साहब है? ये भारत पाकिस्तान हो रहा है क्या? एक ही देश है, एक ही देश का चुनाव आयोग है। आपस में अगर ये ईगो और नाक की लड़ाई होती रहेगी तो मजाक बन जाएगा, मखौल बन जाएगा हमारे लोकतंत्र का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का। आशुतोष, नहीं, मखौल ऑलरेडी, संदीप, मखौल ऑलरेडी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मखौल तो है। जब आप पहले फेज के चुनाव होते हैं उसके बाद 10 दिन के बाद अगर आप डेटा देते हैं और दूसरे फेज के चुनाव के 6 दिन के बाद डेटा देते हैं तो इससे ज्यादा मखौल हो ही नहीं सकता। तो इलेक्शन कमीशन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आज की तारीख में क्या इलेक्शन कमीशन से पूछो कहेंगे भाई आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए? मतलब ये कोई तर्क हुआ? मतलब तो यहां पर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब होने चाहिए। ये देश अपना ही तो है, संस्थाएं ये अपनी ही हैं, ये राजनीतिक दल आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से आप ही इन्हें चुनते हैं या संसद में भेजते हैं। और लोकतंत्र की बुनियादी इसी बात पर टिकी है ना, हम जिसे चुनना चाहते हैं, जिसे वोट दिया वही पहुंचे ना, कोई और नहीं। तो अगर पारदर्शिता आ जाए, निष्पक्षता आ जाए, सवालों की गुंजाइश ना बचे, हालांकि ये वही त्रेता काल की बात हो गई, थोड़ी सतयुग की बात हो गई, पर इस ओर अगर हम जा सकें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? सोचिएगा इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।